पोस्ट 1991 इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में 90s के बाद क्या हुआ, क्या सरकार की पॉलिसी रही, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो 91 का जो पीरियड है, ये एक एपोक की स्टार्टिंग क्यों कहा जाता है? तो हमारी बुक्स में ये क्यों है कि 90s के बाद हम अलग स्टडी करते हैं, 90s से पहले हम अलग स्टडी करते हैं इंडियन इकोनॉमी को। तो 91 में कुछ हुआ था जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं या एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 91 में सबसे पहले क्या हुआ, इंडिया ने डेट क्राइसिस फेस किया और फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी। मतलब कि हम अनेबल थे अपने बोरोइंग्स को रीपे करने में। हमने जो कर्जा लिया था वो 91 आते आते हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था कि हम अपना कर्जा चुका सकें। और कर्जा चुकाने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था जो इंटरनेशनल हमारा था। फिर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में काफी इम्बैलेंस था। हम एक्सपोर्ट्स कम करते थे, हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा थे। मतलब कि बाहर से चीजें हम ज्यादा निर्यात करते थे। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो रिड्यूस होने लग गया। और हमारे पास कुछ ही दिनों का फॉरेन एक्सचेंज था। मतलब कि अगर ट्रेड ऐसे ही कंटिन्यू रहता तो हम कुछ ही दिनों के लिए अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते थे। और ये क्राइसिस 1980s के बाद जो पॉलिसी थी उसका एक रिजल्ट था, क्योंकि हमने ओपन अप किया इकोनॉमी को राजीव गांधी के टाइम। थोड़ा सा हमने लिबरलाइजेशन को पुश किया जिसकी वजह से इंपोर्ट्स काफी स्वेल हुए। और 91 में कई शॉक्स भी थे इंटरनेशनल, जैसे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वो ज्यादा हमें फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते थे। बहुत कुछ हो रहा था इंटरनेशनल इकोनॉमी में, वॉर चल रही थी ईरान और इराक के बीच में 88 तक। तो उसकी वजह से इंडिया को भी इफेक्ट हुआ। जैसे 2008 के क्राइसिस ने इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट किया, या कोविड 19 ने किया, या अभी यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है। तो सारा कुछ इकट्ठा आ गया, तो हमारी इकोनॉमी तब क्लोज्ड इकोनॉमी थी और इंपोर्ट्स इतने बढ़ते गए कि क्राइसिस आ गया। तब नरसिम्हा राव हमारे जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन सिंह को उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। हमें गिरवी भी रखना पड़ा अपना सोना, ताकि हम बेल आउट पैकेज ले सके इंटरनेशनल बॉडी से। तब वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने हमें इकोनॉमिक पैकेज तो दिया क्राइसिस से बाहर निकलने का, पर कुछ कंडीशनैलिटीज अटैच कर दी। वो तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हम पर थोपी गई। इसका दूसरा पहलू ये है कि मनमोहन सिंह भी चाहते थे एलपीजी रिफॉर्म्स, क्योंकि हम क्राइसिस में थे। और एलपीजी रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म में अच्छे गिने जाते हैं। एक ओपन इकोनॉमी में ग्रोथ रेट काफी अच्छा हो जाता है, और 91 के बाद वाकई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है बड़ी थी। बहुत अच्छे तरीके से हमने ग्रो किया था अपनी इकोनॉमी को। फिर एक तीसरी बॉडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी। उससे पहले गैट होती थी 95 में, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। तो इंडिया ने ट्रेड को लेकर भी कमिट किया कि वो लिबरलाइज करेंगे और रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करेंगे इंपोर्ट्स पे, और अपने कस्टम ड्यूटीज यानी कि टैरिफ्स को भी रिड्यूस करेंगे। तो तीनों ही इंटरनेशनल बॉडीज को इंडिया ने कुछ प्रोमिस दिए थे। इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने 91 में लेके आए। तो ये हमें सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर ले गए थे ये रिफॉर्म्स। तो 91 में दो चीजें थी हमारे पास, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और स्टेबलाइजेशन मेजर्स। इसको डील करने के लिए क्राइसिस सिचुएशन को हमारे पास ए एंड बी ऑप्शन थे जो हमने इंप्लीमेंट किए। तो पहला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या किया हमने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स किए, लिबरलाइज किया ट्रेड को, प्राइवेटाइजेशन कर दी। वो थे स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, ये आने वाले समय में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना था, 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन कुछ इमीडिएट मेजर्स भी लिए गए, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, के शॉर्ट टर्म में हम स्टेबलाइज हो सके। तो शॉर्ट टर्म मेजर्स में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का उसको भी कंट्रोल करना था, क्योंकि हम जो इंपोर्ट्स हैं उनको फाइनेंस नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट में एडजस्टमेंट हुए, एक्सचेंज रेट हमने गिरा, रुपी को डी वैल्यू किया था ताकि एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो सके।
फिर फिस्कल डेफिसिट पे भी कंट्रोल किया था। तो जो सरकार हर साल बजट के वक्त पैसा पकड़ लेती थी कि इतना कर्जा हम ले रहे हैं, उसको कंट्रोल करना शुरू किया। तो ये थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स। फिर लिबरलाइजेशन क्या है जो हमने इंप्लीमेंट की 90s के बाद? लिबरलाइजेशन होता है रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करना, चाहे डोमेस्टिकली चाहे इंटरनेशनली कह सकते हैं। तो ग्लोबली हम देखें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को हमने लिबरलाइज किया, हमने इंपोर्ट्स अलाउ किए, रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए। और फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डोमेस्टिकली भी हमने लिबरलाइजेशन की। जो फैक्ट्री लगाने के लिए परमिट्स चाहिए होते थे, जिसको हम कहते थे लाइसेंस कोटा परमिट राज, कुछ भी लगाना है उसके लिए लाइसेंस होते थे, कोटाज होते थे, कितना ही प्रोड्यूस करना है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, परमिट्स लेने पड़ते थे। तो उसको हमने डिसमेंटल किया। जैसे हम कहते हैं आजकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने वहां से स्टार्ट किया। जैसे कुछ जो गुड्स थे वो रिजर्व थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो थे, कुछ वो प्रोडक्ट्स बनाते थे, वो रिजर्व रहते थे, उसको प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर हाथ नहीं लगाता था। दूसरा, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनीज थी, तो उनके प्राइसेस क्या होंगे, प्राइसेस पे रिस्ट्रिक्शंस होती थी, कई बॉडीज थी। और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसे भी हटा दिया। तो हमने हर तरीके से लिबरलाइज किया, रिलैक्स किए। जो कोटाज होते थे, परमिट्स, लाइसेंसिंग नॉर्म्स होते थे, जो कंट्रोल होता था सरकार का इकोनॉमी पे, उसको कम किया। फिर उसके साथ और कौन कौन से रिफॉर्म थे? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे। पहले हमने नेशनलाइज कर दिए थे बैंक जो भी प्राइवेट थे 1970s के आसपास, तो प्राइवेट बैंक्स को लॉ किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर में ये रिफॉर्म्स लेके आए हम। आरबीआई का कंट्रोल घटा बैंक्स के ऊपर। पहले क्या होता था, अगर कोई बैंक ने जैसे ब्रांचेस अपने एस्टेब्लिश करनी है, एक्सपेंशन करना है, तो आरबीआई से पूछना पड़ता था। तो इस तरीके के कंट्रोल रिड्यूस किए। फिर फाइनेंसिस में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ किया। तो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अलाउ करने लगे थे, काफी नॉर्म्स रिलैक्स हो गए थे। क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट में काफी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि जो बाहर वाले एमएनसीज वगैरह हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट इतना नहीं कर पाते थे। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लिमिट्स होती थी, कोटास होते थे। अर्लियर हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी तकरीबन। 91 के बाद हमने इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया, मतलब कि अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के लिए खोल दिया, बाकी देशों से ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया। टैक्स रिफॉर्म्स हुए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों तरीके के टैक्सेस थे, वो रैशनलाइज किए गए, कम किए गए, ताकि सरकार का रेवेन्यू बढ़े। और एक तरीके से जो टैक्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं बिजनेस पे। तो बिजनेस के लिए भी ये लिबरलाइज किया गया, टैक्सेस कम होंगे तो बिजनेसमैन भी ज्यादा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में या फैक्ट्री सेटअप करने में ज्यादा योगदान डालेंगे। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हुआ, हमने रुपी को डी वैल्यू किया। मतलब कि अगर $1 है 10 रुपए के बराबर, हमने कहा कि 10 रुपए के बराबर नहीं, हम 20 रुपए के बराबर कर रहे हैं। तो हमने रुपये को सस्ता कर दिया। ये क्यों किया? ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सके और इंपोर्ट्स महंगे होते हैं। और इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे और इंपोर्ट्स कम होंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी थी तो हमें मानना पड़ा कि हाँ, रुपये को कमजोर करना चाहिए। इसका फायदा कैसे होता है? मान लीजिए $1 से 100 रुपीज की कोई चीज यूएस में मंगवाई जा रही है, तो अगर वही चीज मंगाएंगे इस सिचुएशन में जब $1 20 का है, चीज जो है अमेरिका में बैठा बंदा मंगवा सकता है इंडिया से। ये प्राइस कट हो गया, उसको वो चीज सस्ती मिल रही है इंडिया से, क्योंकि रुपी कमजोर है। वो इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू कर देता, मतलब इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे। इसी तरीके से इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे इंडिया के लिए, क्योंकि अभी ₹20 लगाने पड़ेंगे इंपोर्टर को एक सामान लेने के लिए, जो पहले ₹10 था। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट्स कम होने लगेंगे। तो ये रिफॉर्म किए। उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स भी हुए। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, हमने लिबरलाइजेशन की। इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए हमने अपनी इकोनॉमी खोली। तो बाहर की कंपनीज इंडिया में खुले हम ट्रेड कर सकते थे, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स लिबरलाइज हुए। तो वो ट्रेड का रिफॉर्म था। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी भी आई, जब हमने इकोनॉमी ही खोल दी, एमएनसीज यहाँ पे आ सकते थे, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, टेक्नोलॉजी भी अपने साथ लेके आते थे।
मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हमने अडॉप्ट किया इस तरीके से। फिर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थे जो इंपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे, वो रिमूव कर दिए, लिबरलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे थे। टैरिफ रेट्स रिड्यूस किए हमने, काफी कस्टम्स वगैरह रिड्यूस कर दिए थे। और जो कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स होते थे इंपोर्ट्स के लिए, वो भी रिमूव कर दिए। मतलब पहले कोई चीज इंपोर्ट करनी थी, काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती थी, परमिट्स लेने पड़ते थे, उसको डिसमेंटल किया क्योंकि हम लिबरलाइज कर रहे थे ट्रेड को। तो ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, और इन्वेस्टमेंट मतलब जो बाहर से पैसा इंडिया में कैपिटल मनी आएगा, चाहे तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। एफडीआई में जो बाहर वाली कंपनी है वो इंडिया में आके अपने स्टोर्स या फैक्ट्रीज वगैरह खोलती है। एफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि जो फॉरेन में फंड पड़ा है किसी, मान लीजिए पेंशन कंपनी के पास या इंश्योरेंस कंपनी, वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है स्टॉक में, तो वो डिफरेंट तरीके की इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसको भी हमने लिबरलाइज किया था। अगली वीडियो में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे बात करेंगे।